अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीना अरशद है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मेरी स्पेशलिटी इनफर्टिलिटी में है और मैं इस्लामाबाद में मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल और इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम आपको पीसीओज़ के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे। वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा इसकी अवेयरनेस है, लोगों को खुद जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी अपने आप को डायग्नोज करके ही आते हैं कि पीसीओज़ है। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ होती हैं, यानी कि मल्टीपल सिस्ट जो होती हैं वो ओवरीज़ में होती हैं। ये जो फर्टाइल पीरियड होता है फ़ीमेल्स का, उसमें ये ज़्यादातर इसकी जो है वो प्रेजेंस होती है। और अब ये इतना कॉमन हो चुका है हमारे लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और हमारी डाइट वगैरह की वजह से, और कि ऑलमोस्ट 1 in 8 या 10 फीमेल्स जो हैं वो इससे सफ़र कर रही हैं। तो इसमें मेनली ये होता है कि है तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर, लेकिन इसकी वजह से इसमें क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और एंडोक्राइंस जो होते हैं उनका डिसऑर्डर हो जाता है। तो जो हम इससे ब्रेन से रिलेटेड होता है, ब्रेन में हमारे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिससे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो फीमेल्स की ओवरीज़ पे एक्ट करते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे 2 तरह के हार्मोन्स FSH और LH ये रिलीज़ होते हैं, जिनका मेन काम जो होता है वो ओवरी के ऊपर एक्ट करते हैं और जिसकी वजह से उसमें जो फॉलिकल्स या एग्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं और ओव्यूलेशन होती है साइक्लिकल। लेकिन PCOS के केसेस में ये होता है कि इसमें एन ओव्यूलेशन होती है कि एग्स जो होते हैं वो रप्चर नहीं होते और छोटी छोटी सिस्ट की फॉर्म में वो वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं, और LH जो हार्मोन होता है उसकी मकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा इसमें एक और हार्मोन जो हमारे पैनक्रियास से रिलीज़ होता है, इंसुलिन, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ग्लूकोज का काम जो होता है वो सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, लेकिन जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है तो हमारे सेल्स को ग्लूकोज की प्रॉपर मकदार नहीं मिल रही होती, और वो ग्लूकोज जो होता है वो सेल्स को एनर्जी पहुंचाने के बजाय वो फैट में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी या मोटापा जो है वो हो जाता है। तो हमारी आजकल की जो खुराक है उसमें मेनली हार्मोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्रूट वेजिटेबल्स तक में भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और चिकन या जो पोल्ट्री फीड्स वगैरह होती हैं इनमें हार्मोन्स की एक्सेस की वजह से भी इसमें एग्रेवेशन आ जाती है। अब इसमें मेनली इसके क्लिनिकल इसको हम डायग्नोज इस तरह करते हैं कि हम इसको क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं, जिसमें इसके सिम्टम्स आ जाते हैं, जो कि मेनली जब हमारे पास फीमेल्स रिपोर्ट करती हैं तो उनमें ये वाले सिम्टम्स होते हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ। उसमें ये होता है कि एक डिलेड मेनार्क होता है, यानी कि पीरियड्स या तो लेट ही स्टार्ट होते हैं फीमेल्स में, लड़कियों में। दूसरी चीज़ ये होती है कि या उन्हें कम पीरियड्स आ रहे होते हैं, या साइक्लिकल है लेकिन पीरियड्स की मकदार कम होती है, या फिर आते ही नहीं, उन्हें कई कई महीने नहीं आते और लेट या डिलेड साइकिल होता है। दूसरी चीज़ ये है कि या कभी कभी बिल्कुल ही नहीं आते और उन्हें ट्रीटमेंट लेके अपने पीरियड्स को लाना पड़ता है। इसके अलावा इसमें हाइपर एंड्रोजेनिज्म होता है, यानी कि जो मेल हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसकी मकदार बढ़ जाती है और उसकी वजह से जो है वो डिफरेंट जो सिम्टम्स होते हैं, जिसमें हिरसुटिज़म या हेयर ग्रोथ जो होती है फेस पर या बॉडी पर, जो हेयर ग्रोथ है, मेल पैटर्न ऑफ हेयर वो ज़्यादा हो जाता है, और एलोपेशिया यानी कि जो सर के बाल होते हैं वो ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, एक्नी हो जाता है। इसके अलावा ओबेसिटी, जो कि 40 to 80% जो होता है इसमें, जो हमारे पास रिपोर्ट करते हैं उनमें 40 to 85% इनफैक्ट ओबेसिटी से जो है वो होती हैं, इनमें बहुत रेजिस्टेंस वेट गेन होता है। फिर इसके अलावा इसमें इंसुलिन इंटॉलरेंस होती है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, मोटापे की वजह से स्लीप एपनिया हो सकता है। फिर इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी तो नहीं, सब फर्टिलिटी के साथ हमारे साथ पेशेंट्स रिपोर्ट होती हैं कि उनमें बच्चे नहीं हो रहे होते टाइम से, या शादी के कई साल तक नहीं होते, क्योंकि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से और ये जो हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती है। फिर इसके अलावा इसमें लिपिड्स जो होते हैं उनका ज़्यादती हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो ज़्यादा हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर इनमें डिजीज़ेस ज़्यादा होती हैं। फिर ये होता है कि चूँकि पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे होते तो एक ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो उसकी ज़्यादती की वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जो लेट एज में कभी कभी कैंसर का बाइस भी बन सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर का भी वो सबब बन सकता है।
तो ये इसमें फिर फैटी लिवर हो सकता है। फिर इसके अलावा और कुछ मूड चेंजेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह ये इसके सिम्टम्स में आ जाते हैं। इसके अलावा जो इसको डायग्नोज़ हम करते हैं जो कि बायोकेमिकल मेथड्स होते हैं, उनमें हम कुछ लैब टेस्ट करते हैं जो इसमें हार्मोन्स का प्रोफाइल कराते हैं। यूजुअली हम सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स के वो करवाते हैं। तो उनमें कुछ हार्मोन्स जैसे FSH, LH, प्रोलैक्टिन, थायराइड हार्मोन्स का प्रोफाइल, और इसके अलावा B12 और विटामिन D जो है इनका भी हमें कराना चाहिए। इनसे भी पता चलता है इसका। और इंसुलिन जो होता है, फास्टिंग इंसुलिन, वो भी हम करवाते हैं। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं वो इसको डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। आमतौर पे कभी कभी हार्मोन्स नॉर्मल भी आ सकते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज ना हो। अगर जिनमें हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आते हैं, इसका मतलब है कि उनमें ज़्यादा सीवियरिटी है उसकी। फिर हम इसको अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी डायग्नोज करते हैं, जिसमें वही पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस आती है कि पर्ल स्ट्रिंग अपीयरेंस होती है, और बीच में जो होता है ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे से फॉलिकल्स वो हमें नज़र आते हैं इस तरह से। तो अब इसकी मैनेजमेंट जो है वो क्या करनी है, इसकी मैनेजमेंट में बेसिकली हमारे पास जब पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं वो अपनी सिम्टोमेटिकली ही हम उसकी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। जैसे ओबेसिटी के साथ कोई आया है तो हम ओबेसिटी को ज़्यादा एड्रेस करेंगे। अगर इनफर्टिलिटी के साथ आया है तो हम उन्हें ओव्यूलेशन इंडक्शन देंगे। अगर कोई स्किन या डर्मा वालों के पास जा रहे हैं एक्ने, हिर्सुटिज्म वगैरह की वजह से, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करते हैं। तो बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट हमें ये सारी चीज़ें एड्रेस करनी पड़ती हैं। तो इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ जो आ रहे हैं उनमें हम मेटफॉर्मिन या इन चीज़ों को देते हैं। तो अब आजकल काफ़ी सारी ड्रग्स जो हैं वो इससे रिलेटेड आई हैं मार्केट में, जो काफ़ी हेल्पफुल हैं, जो PCOS को कवर करने में हेल्प करती हैं। एक्चुअली तो ये रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन अगर हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकती हैं। और रिवर्स तो नहीं होता, लेकिन आपके हार्मोन्स में बेहतरी आ जाती है और आपके ये जो सारे साइन सिम्टम्स हैं वो रिकवर होने शुरू हो जाते हैं, अगर आप अपना थ्रू आउट द लाइफ ये अपनी मेंटेन करें। तो इसमें यह है कि मैं आपको जो मेरी प्रैक्टिस में है, वैसे तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हेल्थ पॉइंट की फॉलीवेट और डिलसॉन के नाम से सैशे आ रहे हैं, जिसमें मायोइनोसिटॉल और डीकायरोइनोसिटॉल इन दोनों का कॉम्बिनेशन में भी आ रहे हैं। और सिर्फ मायोइनोसिटॉल और इसका जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव ये हमारे प्रैक्टिस में हमने देखा है। इसको देने से हार्मोन्स बैलेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। साइक्लिकल पीरियड्स का जो इशू है वो भी बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाता है। ये हम यूजुअली 3 to 6 मंथ्स तक प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे PCOS में बहुत हेल्प मिलती है। और इसमें ओव्यूलेशन इंडक्शन की हमें अलग से एट टाइम्स नहीं ज़रूरत पड़ती। वाइल टेकिंग दिस सैशे फ्रॉम हेल्थ पॉइंट, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट्स जो होते हैं वो खुद बहुत कंसीव भी कर लेते हैं, जिनको फर्टिलिटी का इशू होता है। और हिर्सुटिज्म और ये जो एलोपेशिया है ये भी किसी हद तक रिकवर हो जाता है। तो मैं तो अपनी प्रैक्टिस में इनको रेकमेंड करती हूँ कि पेशेंट्स हमारे पास जो रिपोर्ट कर रहे हैं PCOS के, हम उनको ज़रूर ये दें। एक चीज़ और इनकी बहुत अच्छी है कि हमें ये लीफलेट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमें PCOS के बारे में जो पेशेंट्स की अवेयरनेस है वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन की गई है। तो जो पेशेंट पढ़ के उसको खुद भी समझ आ जाती है कि PCOS क्या हैं, कैसे होते हैं, और ये जो फॉलीवेट और डिलसॉन सैशे हैं इनका क्या रोल है इसमें। तो ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर है जो कि हमें ज़्यादा एक्सप्लेन पेशेंट्स को नहीं करना पड़ता। कुछ तो हम एक्सप्लेन ज़ाहिर करते ही हैं डेफिनेटली, लेकिन जब हम ये लीफलेट पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं तो इससे उन्हें बहुत हेल्प मिल जाती है, और वो खुद भी इसको स्टडी करके और इनका इफ़ेक्टिवनेस जो है वो उसको देख लेते हैं। थैंक यू।